अभिनव को लाइफ पार्टनर बनाना रुचि के लिए ऐसा था जैसे ज़िंदगी भर के लिए खामोश हो जाना। मुझे याद है, माँ कहती है बचपन में मैं बहुत ज़िद्दी थी। जिस चीज़ को लेने की ज़िद ठान लेती उसे लेकर ही रहती थी। हर रोज़ नई नई शैतानियाँ और हंसी मजाक करना मुझे अच्छा लगता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, अन्य लड़कियों की तरह मेरे स्वभाव में भी परिवर्तन होता गया। लेकिन एक बात फिर भी वैसी की वैसी ही रही, हंसना बोलना और मस्त रहना। माँ समझाती रही, रुचि अब तू बड़ी हो रही है, थोड़ा गंभीर रहना भी सीख। उम्र के हिसाब से परिपक्वता अच्छी लगती है। हर समय बोझिल वातावरण ओढ़े रहने से क्या फ़ायदा, मैं कह रही हूँ। माँ समझाने की कोशिश करती तो मैं उनकी बात को बीच में ही काट कर अपना पक्ष रख देती। माँ, मुझे सीरियस लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पानी नहीं आया तो परेशान, काम वाली नहीं आई तो मुंह लटका लिया, किसी ने कुछ कह दिया तो मुंह फुला लिया। अरे भाई, कोई जहाज़ डूब गया क्या? ये सब बातें तो जीवन का एक हिस्सा हैं। माँ निरुत्तर हो जाती। इत्तेफाक से अभिनव भी ऐसे नहीं थे। उनसे मिलने के बाद माँ ने उनका परिचय मुझसे करवाया। लड़का बहुत सीधा है, अच्छी नौकरी में भी है। इस रविवार को मैंने मीटिंग फिक्स कर दी है। घर में युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गईं। मम्मी पापा किसी भी कीमत पर ये रिश्ता हाथ से निकलने नहीं देना चाहते थे। सच पूछा जाए तो मैं भी मन ही मन खुश थी। एक दिन पहले पार्लर जाकर मैंने फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर करवा लिया। साड़ी भी पार्लर की ब्यूटिशियन ने ही पहना दी। घर आकर खुद को आईने में निहारा तो मैं खुद ही मुग्ध हो गई। अभिनव जब आए तो उन्होंने बमुश्किल मुझसे एक दो वाक्य ही बात की। गंभीर और सदा हुआ व्यक्तित्व। अभिनव को मुझ में क्या अच्छा लगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे उनकी शालीनता बेहद पसंद आई। अपनी हम उम्र सहेलियों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता था कि अभिनव भी मुझसे फ़ोन पे बातें करेंगे, मुझसे मिलना चाहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। शायद अभिनव भी व्यस्त हो गए होंगे या ऑफिस का कोई ज़रूरी काम होगा। ये सोचकर मैं शांत रही। फिर शादी की शुभ घड़ी भी आ गई। दोनों पक्षों ने बड़ा उत्साह दिखाया और मैं अभिनव की पत्नी बनकर ससुराल आ गई। पहली रात के मादक क्षणों में बातों की ज़रूरत ही कहाँ होती है। मैं तन और मन से अभिनव को समर्पित हो गई। ससुराल में सभी का व्यवहार अपनत्व से भरा था। हैरानी तब हुई जब मैं पग फेरे के लिए मायके आई तो उन्होंने ना फ़ोन पर मुझसे बात की और ना ही मेरे जल्दी लौटने की इच्छा जताई। मैंने फ़ोन मिलाया तो उन्होंने सिर्फ हाँ हूँ में जवाब देकर अपनी तरफ से बात को वहीं ख़त्म कर दिया। मैंने सोचा समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी के समय अभिनव मेरठ में पोस्टेड थे। मैंने भी अपना ट्रांसफ़र करवा लिया और मेरठ आ गई। वैवाहिक जीवन का पहला साल एक दूसरे को समझने की दृष्टि से पति पत्नी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मैं चाह कर भी अभिनव को समझ नहीं पा रही थी। हालांकि हम दोनों ही अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त थे। एक दूसरे के साथ बातचीत का समय बहुत कम मिलता था। फिर भी शाम को ऑफिस से लौटकर मैं अभिनव को सारी बातें बताया करती थी। हंस हंस कर रोचक प्रसंग भी किया करती थी। अभिनव तो चुपचाप मेरी बात सुन लेते थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते थे। मैं अच्छा खाना बनाती या घर को सजाती, उनका हमेशा भाव एक ही जैसा रहता था, एकदम तटस्थ। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बात में उनको कोई दिलचस्पी ही नहीं। उनका ये आचरण मुझे मायूस कर देता था। एक साल बाद नन्हा दर्शन मेरी गोद में आ गया। मैं घर और ऑफिस के साथ साथ दर्शन की देखभाल में व्यस्त हो गई। अभिनव दर्शन को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके कम बोलने की आदत अभी जस की तस थी। मैं बार बार उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती थी, कभी कभी उकसाती भी थी, लेकिन मेरी किसी भी बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। जैसे जैसे दर्शन बड़ा होता गया, परिवार का वातावरण शांत सा रहने लगा। न हंसी, न मजाक, न कोई बातचीत। अभिनव चुपचाप बैठे कुछ पढ़ते रहते थे या ऑफिस का काम करते।
दर्शन को स्कूल भेजकर मैं भी अपना काम करती। वैसे भी अभिनव को बात करना पसंद नहीं था, ना ही वो घूमने फिरने के शौकीन थे। उनके लिए ये चुप्पी एक सामान्य सी बात थी। ऐसी खामोशी और ठंडी भरी जिंदगी से मैं परेशान होने लगी थी। सबसे ज़्यादा इस बात से मैं डरती थी कि कहीं दर्शन भी अपने पिता की तरह खामोश ना रहने लगे। बच्चों के व्यक्तित्व पर घर के वातावरण और परिवेश का असर पड़ता है। अभिनव की तो निभ गई, कहीं दर्शन की पत्नी को दर्शन का घर गुस्सू और गुमसुम बने रहने वाला स्वभाव नहीं भाया तो। पति पत्नी के बीच तो भावनाओं और संवादों का बड़ा संसार होता है कि पता ही नहीं चलता उनके व्यक्तित्व कब एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। दिल के दूसरे कोने से आवाज़ आई, रुचि तू भी क्या सोचने लगी? दर्शन पढ़ लिख कर अपने जीवन में व्यवस्थित हो जाएगा, फिर उसकी शादी और लाइफ पार्टनर के बारे में सोचना। लेकिन वहाँ भी कम बोलने वालों को पसंद नहीं किया जाता। इस ज़माने में वही व्यक्ति सफल है जो अपनी भावनाओं को संवादों द्वारा व्यक्त करने की कला में पारंगत होता है। मेरा अंतर्मन मुझे अपनी ही बात पर अड़े रहने के लिए प्रेरित करता रहा। परिवार के बीच पसरे सन्नाटे का दर्शन के कोमल हृदय पर बुरा असर पड़ने लगा था। एक दिन मुझे तेज़ बुखार हो गया था। अभिनव ने दर्शन को स्कूल भेज दिया, फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। घर आकर दवा और पानी साइड स्टूल पर रखकर बोले, रुचि तुम दवा खाकर आराम करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बोले, ज़रूरी काम है, मुझे जाना ही होगा। अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभाकर वो ऑफिस चले गए। मन दुखी हो गया, अपनी विवशता पर रोना भी आया। अपनी सहेलियों और परिचितों के कितने उदाहरण मन मस्तिष्क में उभरने लगे, जब पत्नी की बीमारी की हालत में उनके पति ऑफिस से छुट्टी लेकर उनकी हर समय देखभाल करते थे। सच माथे पे पति का स्नेहली स्पर्श, दो शब्द आत्मीयता के पत्नी को कितना सुकून और शांति देते होंगे। कुछ दिन बाद शरीर से तो स्वस्थ हो गई मैं, पर अभी भी मन ठीक नहीं हुआ था। इतने उबाऊ और भावहीन इंसान के साथ जीवन जीने का मतलब ही क्या है? मेरे मन में बार बार ये सवाल उठने लगा। धीरे धीरे मेरी नाराज़गी चिढ़ और नफ़रत में बदलने लगी। मैंने हमेशा के लिए मायके जाने का निश्चय कर लिया। सोचा शायद अभिनव रोक लेंगे, लेकिन अभिनव अब भी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप मुझे निहारते रहे। मैं आपे से बाहर हो गई। पीहर जाने का मेरा निश्चय अभी दृढ़ निश्चय हो चुका था। काफ़ी रात हो चुकी थी, सुबह जल्दी उठना था, मुझे दर्शन को भी तैयार करना था। मन में दुविधा थी कि अगर दर्शन चलने के लिए तैयार नहीं हुआ तो पीहर में मुझे देखकर माँ तो थोड़ा बहुत संभाल लेगी, लेकिन भाभियाँ। मन में एक तनाव था। एक ओर रिश्ता टूटने का डर तो था ही, दूसरी ओर परिवार बिखरने का दुख भी था। उधर अभिनव को इतने मन से चाहने के बाद जो मुझे मिला था, उसके बाद मैं काफ़ी निराश थी, अपमानित भी थी। पूरी रात मैं करवटें बदलती रही, सोने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सो नहीं पा रही थी। इतने में अपने माथे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ तो मैं चौंक कर उठ गई। अभिनव थे, मेरे सामने बैठकर बोले, रुचि मत जाओ, अगर तुम चली गई तो मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहकर भी अकेली हूँ अभिनव। मैं समझ रहा हूँ मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर क्या करूँ? कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पाता। अभिनव ज़ोर ज़ोर से रो पड़े। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, किसी ने कभी कुछ समझाया नहीं, कभी मार्गदर्शन नहीं किया, लेकिन वादा करता हूँ अब मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसा मत कहो अभिनव। हम दोनों बहुत देर तक रोते रहे। पता नहीं ये आंसू अतीत के कलुषित दिनों की कालिमा को धो रहे थे या भविष्य में आने वाले सुखद जीवन का सजीव चित्रांकन कर रहे थे। अगले दिन से मैंने महसूस किया कि अभिनव खुद को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं संतुष्ट थी, लेकिन इतना जानती थी कि ऐसे परिवर्तन बहुत समय तक नहीं टिकते। इंसान अपना मूल स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। एक दिन मैं अभिनव की अलमारी में रखी उनकी किताबें हटाकर डस्टिंग कर रही थी। अचानक मेरी नज़र उनकी डायरी पर चली गई। जिज्ञासावश डायरी के पन्ने पलटे तो हस्तप्रभ रह गई। इतना अच्छा लिखते हैं अभिनव, इतने श्रेष्ठ विचार, इतनी ऊंची सोच। पति के जिस प्यार के कर रही थी, अनजाने अनकहे ही वो कब से अपनी डायरी के हर पन्ने पर अंकित किए जा रहे थे।
हर पंक्ति में उनका प्यार छलक रहा था। इतने मूक व्यक्ति की लेखनी इतनी जादुई कैसे हो सकती है? खुशी से मेरी आंखें छलक आईं। यदि अभिनव को छोड़कर चली जाती तो अनर्थ हो जाता। 3 वर्षों का समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। इस बीच अभिनव ने खुद को थोड़ा बदल लिया है और मैंने अपनी सोच को। हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार कर चुके हैं। शायद दाम्पत्य का यही मूल मंत्र भी है। लेकिन मैं एक काम अब भी ज़रूर करती हूँ। अभिनव से छुपकर उनकी डायरी ज़रूर पढ़ती हूँ, जो मुझे आत्मविभोर कर देती है। दोस्तों, ये थी अभिनव और रुचि की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी ही आत्मविभोर कर देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।